नमस्कार मित्रों, मैं अजय भटनागर एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जहां से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है संधि प्रकरण। संधि एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसी विषय वस्तु है जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। संधि की डेफिनेशन क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जी हाँ मित्रों, समझ गए होंगे आप। संधि जो है वो दो वर्णों के बीच में होती है। तो उक्त परिभाषा में ये कहा गया है कि संधि जो है वो दो वर्णों के बीच में होती है। वो दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? वो दो वर्ण होते हैं, एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। तो पहले पद का जो पहला पद होता है उस पहले पद का अंतिम वर्ण तथा जो दूसरा पद होता है उसका प्रथम वर्ण, ठीक है, इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे एक उदाहरण ले रखा मैंने, राम प्लस अवतार। तो राम यानी राम जो एक पद है, पहला पद है, राम मेरा है पहला पद है, राम ये मेरा फर्स्ट पहला पद है, अवतार मेरा दूसरा पद है। तो पहला पद यानी माँ, ये देखो यहाँ पे देखा है माँ का आ, ठीक है, माँ का आ, ये माँ में जो है राम के माँ है, इसमें आ छुपा हुआ है। तो माँ का आ तथा अवतार का आ, अर्थात इसका आ और ये दोनों आ ये मिलेंगे, आ प्लस आ जब मिलेगा यहाँ पे, तो ये आपका जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, तो दोनों को आ मिल करके ये बड़ा आ हो जाएगा, यही संधि है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और बेहतर तरीके से। आइए, तो यहाँ पे कुछ संधि के भेद दे रखे हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये संधि के भेद। संधि हमारी जो है तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को समझते हैं। तो स्वर संधि क्या है और ये स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं, इसका ये अपर नाम है। जो स्वर संधि होती है इसको अच संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्वर संधि को अच संधि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच एक प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण सभी स्वर होते हैं, यानी आ से लेकर के चा तक जितने वर्ण आते हैं वो सब स्वर होते हैं। इसीलिए स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। तो इस अच संधि को समझ लेते हैं, ये अच संधि अर्थात स्वर संधि क्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मिलान होता है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय। उदाहरण के लिए मैंने ये समझ रखा है कि विद्या प्लस आलय, तो विद्या में जब हम हलंत लगाएंगे इसमें तो इसका आ निकल आया, ये आ निकला है, और आलय का द्वितीय पद का जो दूसरा वर्ण है आ, ठीक है, तो इस दोनों को जब हम मिलाए हैं तो ये आ, ये बड़ा आ बना जाके, ठीक है, क्योंकि ये समान वर्ण है। ये किस संधि के अंतर्गत आते उदाहरण ये हम बाद में समझाएंगे, पहले हम केवल संधि के भेद को समझते हैं। ठीक है, तो ये स्वर संधि क्या होती है? ये दोनों ओर यानी प्रथम वर्ण का प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा, और जो दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। उन दोनों के मिलान में जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपका दूसरा भेद है व्यंजन संधि। हाँ मित्रों, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं आपको बता दें, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है।
हल एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार के अंतर्गत, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण जो हैं वो व्यंजन आते हैं, इसलिए हल व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उनके योग में व्यंजन संधि होती है। बात को समझ लेते हैं। यानी जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि अर्थात हल संधि होती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मेरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है बाक प्लस ईस। तो बाक का जो प्रथम पद है ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा दूसरा पद है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, वो का व्यंजन है, ठीक है, इसमें हलंत लगा हुआ, इसमें आ नहीं, ये शुद्ध व्यंजन है। और दूसरा पद का जो प्रथम वर्ण है वो मेरा स्वर है। तो व्यंजन, ये मेरा व्यंजन है पहले पद का, ये वाला, ये का मेरा व्यंजन है और ई स्वर है। तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मिलान हो रहा है, मेल हो रहा है। इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो मेरा व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक है। तो इनके दोनों को बाक प्लस ईस, इन दोनों पदों को जो मैंने मिलाया तो बागीस रूप की निष्पत्ति हुई है, ठीक है। ये कैसे हुई इसको सिद्ध करते हैं जब हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, ठीक है, तब इसको बेहतरीन तरीके से और खूब डिटेल में इसको समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला जो मेरा संधि का प्रकार है वो तीसरा, वो है विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है, पहले विसर्ग को समझते हैं। विसर्ग, ये दो चिन्ह होते हैं, ये मैंने इसको साइन लगा रखा है, ठीक है, समझ लें। तो ये तीसरी संधि है, ठीक है, कि जब विसर्ग संधि की डेफिनेशन को समझते हैं। जब विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है, समझ लो इसको। फिर एक बार इसको समझते हैं कि जब विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का विधान हो, ठीक है, जब विसर्ग के बाद ये वाली विसर्ग, इस विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का विधान हो, अर्थात ये दोनों में से स्वर अथवा व्यंजन में से कोई भी आए विसर्ग के साथ, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रखा है, नमः प्लस ते। तो देखो विसर्ग के बाद ये मेरा व्यंजन आ गया, ठीक, ता मेरा ये है, ये व्यंजन आ गया, ठीक है। तो नमः प्लस ते को जब हमने मिलाया है तो ये नमस्ते रूप की निष्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये हुई संधि के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही उपयोगी है आपके एग्ज़ाम के हेतु। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्वर संधि के प्रकार और व्यंजन संधि के प्रकार और विसर्ग संधि के प्रकार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।